सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राजीव का अनसोल्व पेपर है, तो उसमें 2020 और सेट नंबर 3 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ वीडियो को लाइक कर लिया करो भाई। सब्सक्राइब और लाइक का आपसे कोई रुपया नहीं लगता भाई, इतना तो काम कर दिया करो हमारे लिए यार। ठीक बेटा, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आपको पता हमारा वीडियो जो भी है सब 1 घंटा से जाना ही का है अनसोल्ड वाला। तो भाई वीडियो को लाइक कर लिया करो आप। चलिए भाई, जानना ना समझ लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है? जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। देखो, ये वाली दोनों संख्याएं 7 से कटेंगी, ये वाली दोनों संख्याएं 7 से कटेंगी तो मासा 7 हो जाएगा। हमें वह युग्म देखना है जिनका मासा 1 हो, तो ये दोनों संख्याएं 7 से कट जाएंगी। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं 2 से कटेंगी, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं 31 से कटेंगी, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी। 18 25 है ना, ये दोनों एक साथ कटनी चाहिए, एक पहाड़े से कटनी चाहिए। जैसे देखो, 7 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, ये दोनों संख्याएं 7 के पहाड़े से कटेंगी। ये दोनों संख्याएं 31 के पहाड़े से कटेंगी और ये दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े से कटेंगी, लेकिन ये किसी से पहाड़े से नहीं कटेंगे, सिर्फ एक से कटेंगे। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, 2 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु स्थित है। अब इस प्रश्न को थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग इसको। प्यारे बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा चतुर्थांश के बारे में थोड़ा जानकारी ले लो। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, और ये हमारा है तृतीय, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो इसमें प्लस कामा प्लस चलता है, इसमें माइनस कामा प्लस चलता है, इसमें माइनस कामा माइनस चलता है, और इसमें प्लस कामा माइनस चलता है। ठीक, ये हमारे चिन्ह होते हैं। तो जो हमें यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है 7 कामा माइनस 6, और उसके बाद 3 कामा 4, और अनुपात बराबर है हमारा 1:2। तो यहाँ पे निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे हम। निर्देशांक बराबर, तो जो सूत्र होता है हमारा अंतः विभाजन का, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1/2 m2/1 बटा m1 प्लस m2। अब ये वाले मान इसमें लगाइए। तो जब ये वाले इसमें मान लगाएंगे तो m1 का मान 1 है, x2 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, प्लस m2 का मान 2 है, और x1 का मान 7 है, तो 7 लगा दीजिए यहाँ पर। और बटा में इन दोनों का जोड़, अर्थात 1 2 3 हो जाएगा हमारा कामा। यहाँ पे मान लगाइए, m1 का मान 1, और y2 का मान 4, m2 का मान 2, और y1 का मान माइनस का 6, और बटा 3 रहेगा। यानी इन दोनों का जोड़ 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 3 + 14 बटा 3, ये 4 माइनस का 12, 6 दूनी 12, और बटा 3, और ये हो जाएगा हमारा 17 बटा 3, और 12 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 8। सही घटाया हमने। एक बार थोड़ा चेक कर लें हम। ठीक, y2 का मान 4 है, बिंदु सही लिखे हमने ये, हाँ ठीक सही है। तो यहाँ पे माइनस का 8 बटा 3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये निर्देशांक यानी चिन्ह देखना है। यानी यहाँ पर चिन्ह किसका है? प्लस का है। यहाँ पर चिन्ह किसका? माइनस का है। तो आप ये देखो, प्लस कामा माइनस कहाँ पर है? देखो, प्लस कामा माइनस, हमें चिन्ह देखना प्लस कामा माइनस कहाँ पर है। देखो, प्लस कामा माइनस,
ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक, चतुर्थ चतुर्थांश से। तो ये इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा गा गमला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहीं पे करना, इतने में ही हो जाएगा। पहले का गा, तो देखो चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा समझा दें हम। ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों ये हमारी है त्रिज्या, और इसको यहाँ से ऐसे करके मिलाना, और ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। ये 5 है, ये 5 है, और ये वाली भुजा हमारी 13 है, और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है जो हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे कर लो ए, यहाँ कर लो ओ, यहाँ कर लो बी। तो ये वाला प्यारे बच्चों कोण होता है 90 अंश का, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो 13 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये तो बन जाएगा 169, और इसको दिलाएंगे तो 25 हो जाएगा माइनस का, बराबर ए बी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 144। तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग, घात से घात कट जाएगी, तो ए बी बराबर निकलेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जिसका आंसर हो जाएगा नंबर 3 वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद है हमारा घाघड़ी, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ x tan 45, यानी इस प्रश्न में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहले का घाघड़ी, x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cot 60। तो x का मान ज्ञात करना, तो मान लगा दो यहाँ पर। तो sin 45 का मान 1 और cos 60 का मान 1/2 बराबर sin 60 का मान √3/2 और cot 60 का मान √3। ठीक, हल कर दो इसको। तो ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो इधर x बचा, और √3 का √3 में करेंगे 3 बन जाएगा। तो x का मान 3 निकल के आ गया। तो इसका विकल्प नंबर कुछ है ही नहीं। क्या लफड़ा है भाई? अच्छा हाँ यार, मान गलत लगा दिया मैंने यार बच्चों, यहाँ पे मैंने मान गलत लगा दिया। दोबारा मान देखना, ठीक है। इस प्रश्न को भैया दोबारा देख लो यार। देखो ये x tan 45 का मान 1 और cos 60 है, तो इसका मान 1/2 sin 60 का मान √3/2। अब ये cot 60 है, देखो tan 60 का मान √3 होता है, तो cot 60 का मान 1/√3 होगा। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा हमारा x/2 बराबर 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर 1 निकलेगा, ठीक है। तो इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद पहले का 4 चम्मच है। यहाँ पे लिखा हुआ एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है। चलिए समझिए। पहले का 4 चम्मच, तो यहाँ पे लिखेंगे सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष को दूसरी भाषा में बोलते हैं साधारण वर्ष, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है, इसमें जो दिनों की संख्या होती है 365 और 365 को लिखा जाएगा क्या, इसको लिखा जाएगा 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। 365 को लिखा जाएगा 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, ठीक है। अब ये 1 बच गया हमारा, 1 बचा, तो प्रायिकता PE 1/7, सप्ते में 7 दिन होते, 7 का भाग लगेगा, यही इसका आंसर आ गया।
अगर यहाँ पे लीप वर्ष होता, लीप वर्ष में 366 दिन होते तो यहाँ पे लिखते 52 सप्ताह प्लस दो, तो उसका आंसर 2/7 हो जाता। अगर यहाँ पे लीप वर्ष देगा, तो आपको 2/7 करना। अगर ये साधारण वर्ष है तो 1/7 करना, क्योंकि यहाँ पे एक दिन शेष रह जाता है। ठीक, हफ्ते का एक दिन है ये, और पता नहीं कौन सा हो सकता है, यानी इन 7 में से कोई सा एक दिन हो सकता है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 1/7। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ से आप। प्रश्न नंबर है दूसरे का सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रश्न नंबर दूसरे का है, तो यहाँ पे बनाना त्रिभुज में इस प्रकार। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी और यहाँ लिख लो सी। तो इस ए बी का मध्य बिंदु ये है और ए सी का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो डी, यहाँ पे कर लो ई और इसको यहाँ से ऐसे मिला दो। तो इसमें पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है हमें ये वाली भुजा इसके समांतर है, डी ई समांतर बी सी। तो प्यारे बच्चों, आपने थेल्स प्रमेय का विलोपन देखा होगा। तो हमें इसमें क्या दिखाना, ये वाली, यानी हमें दिखाना ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। ठीक, क्या निकालना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये निकालना। ये थेल्स प्रमेय का विलोपन होता है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा इसमें। चलिए समझिए, अगर ये निकाल दिया तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से उपपत्ति। ठीक, तो उपपत्ति में लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी, ए बी का मध्य बिंदु डी है। और प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है हमें, यानी जो ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। तो जब ये डी मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बराबर डी बी इस प्रकार। अरे भाई, ये दोनों दूरी कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा 1 कर लो। अब ये डी बी हमारा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बटा डी बी और बराबर 1। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु ई, ए सी का मध्य बिंदु ई, ए बी का मध्य बिंदु ई है, ये भी हमें प्रश्न में दिया है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देना हमें ए ई बराबर ई सी, यहाँ पर भी गुणा 1 कर लो, तो ये इसके नीचे आ जाएगा ए ई बराबर ई सी, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये इसके नीचे आएगा ना। तो अरे यार गलती पे गलती, हटाओ इसको, ये इसके नीचे आएगा ए ई बटा ई सी और बराबर 1। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से जो चीज़ बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाता है, तो इसे नहीं लिखा जाएगा, तो ये दोनों बराबर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए डी बटा डी बी। अरे भाई, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से जो चीज़ बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाएगा, तो एक एक ही हट जाएगा, तो इन दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। तो ए ई बटा ई सी, तो इतना ही निकालना था हमें। ठीक है, तो नई लाइन से हमें लिखना है, ये हो गया थेल्स प्रमेय का विलोपन। ठीक है, अतः डी ई समांतर बी सी और आगे लिख देना थेल्स प्रमेय के विलोपन से, थेल्स प्रमेय के
विलोपन से। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा प्रश्न हल हो जाता है। ये कै नंबर, 1 नंबर का इतना बड़ा करना है इसमें आपको भाई, ठीक है। क्या करें बेटा, इससे छोटा नहीं कर सकते हम। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद आप। तो 1 नंबर में नहीं आएगा, आएगा तो ये आएगा कम से कम 3-4 नंबर में आएगा, बता रहा हूँ। 1 नंबर में नहीं आने वाला है। अब प्रश्न नंबर है दूसरे का घाघड़ी, और ये बाकी आपके सिलेबस में है नहीं। एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या। हमारा प्रश्न है दूसरे का घाघड़ी। एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं, तो यहाँ पर जो लाल गेंदें हैं हमारे पास कितनी हैं? 5 है, ठीक, अच्छी बात है। और कुछ नीली गेंदें हैं, तो नीली गेंद बराबर नीली गेंद, यहाँ पे लाल गेंद लिखना, ठीक है। लाल गेंद बराबर 5, तो नीली गेंदें हमारे पास x है, तो कुल गेंदें कितनी हो गई? कुल गेंद लाल गेंदें 5 है, नीली गेंदें x है, तो कुल गेंदें होंगी 5 + x। यही हो गया हमारा कुल परिणाम। ये क्या बन गया? कुल परिणाम। पहले इनकी प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए। तो P रेड, लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? लाल गेंदें कितनी है? 5 है, और कुल परिणाम कितना? 5 + x। अब इसके बाद नीली गेंद की प्रायिकता PV बना लीजिए। तो नीली गेंद कितनी है? x है, और कुल परिणाम 5 + x। ये लाल गेंद की प्रायिकता है और ये नीली गेंद की प्रायिकता है। अब प्रश्न आगे कह रहा है यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो यहाँ पे PR बराबर PB। तो प्यारे बच्चों ये वाली प्रायिकता दोगुनी है, किससे? इससे दोगुनी है। तो जब ये दोगुनी है तो इन दोनों को बराबर करेंगे, तो 2 का गुणा इधर होगा। अब ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दोगुनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 2 का गुणा इधर कर देंगे। अब इनके मान लगा दीजिए। तो देखो P यानी लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/5 + x बराबर, और नीली गेंद की प्रायिकता ये है x/5 + x। तो प्यारे बच्चों 5 + x कट जाएगा, और 5 दूनी 10, तो x बराबर 10। तो जो नीली गेंद निकली है मेरी, नीली गेंद बराबर कितनी है? 10 है। तो ये आ गया प्रश्न का हल हमारा, ठीक है। चलिए हिंदी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। अब यहाँ से चलेगा प्रश्न नंबर हमारा 3, उसको देखिएगा। प्रश्न दिखा दें हम आपको एक बार। तो प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे, तीसरे का पहला नहीं कराने वाले हैं। यदि द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। तो प्रश्न नंबर आ गया हमारा तीसरे का खरगोश। यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है x² + 7x + का 12 बराबर 0। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों में ABC के मान छाटेंगे इसमें। पहले इसके गुणनखंड निकाल लो, इसके निकालेंगे गुणनखंड। तो देखो 12 × 1 12 और 4 × 3 12 और 4 × 3 7 हो जाएगा हमारा। x² + 4x + का 3x + का 12 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 4, यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो x + 4 बराबर 0। तो x + 4 और x + 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से -4 निकलेगा, और एक x बराबर निकलेगा -3। तो नई लाइन से लिखना हमें शून्य के बराबर -4, -3, ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब इसकी जांच करनी है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे जांच। जब जांच करेंगे तो प्रश्न को दोबारा लिखेंगे हम। तो x² + का 7x + का 12 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 7 हो जाएगा, और c बराबर 12 हो जाएगा। और इनको हम अल्फा और बीटा मानेंगे, इनको अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर -3। तो जो हमारा पहला सूत्र होता है मूलों का योगफल, बराबर -b/a। तो मूल हमारे कौन से? अल्फा + बीटा,
बराबर माइनस बी अपान ए। इस प्रकार अल्फा का मान माइनस का 4 है और बीटा का मान -3 है, तो प्लस हट जाएगा तो माइनस का 3 बराबर बी का मान कितना 7 है, ए का मान 1 है, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 7 बराबर माइनस का 7, ये बराबर हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा अगला सूत्र मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा का मान कितना -4 है, बीटा का मान -3 है और सी का मान कितना है 12 है, ए का मान 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 4 तो ये 12 और बराबर 12। तो इस प्रकार ये दोनों पक्ष बराबर आ गए। यही हमारी जांच हो गई है। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का गा गमला। क्या बिंदु इतने इतने एक त्रिभुज बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज का प्रकार ज्ञात करना है इसमें। तो प्रश्न नंबर तीसरे का गा गमला, यहाँ पे 3 बिंदु दे रखे हैं, ए 3,2, इसके बाद बी -2, -3, इसके बाद सी 2,3। तो यहाँ पे त्रिभुज का प्रकार बताना हमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर √(x1 - x2) का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी यानी 3,2, अगला बिंदु है हमारा -2, -3। तो ये वाले मान यहाँ लगाइए। √(x1) का मान 3, x2 का मान -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y1 का मान 2 और y2 का मान -2 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 5, 25 हो जाएगा, ये 5 ये भी 25 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो √50 और इसके पीछे लिख दो मात्रक, ठीक। एक बीच की दूरी निकल के आ गई। अब लिखेंगे BC की बीच की दूरी अर्थात BC बराबर, तो नई लाइन से लिखेंगे BC बराबर √(x1 - x2) का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ठीक। घात 2 लगी ये। तो BC के बिंदु लिखो -2, -3 और C का है 2, 3। ये वाले मान यहाँ लगाइए। अब x1 का मान -2, x2 का मान x1 का मान -2 है और x2 का मान 2, इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान -3 और y2 का मान 3, तो माइनस का 3 ही रहेगा ये, और इसका होल वर्ग। देखो समान चिन्ह होने पे जोड़ देते हैं, ये माइनस तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा जाके बेटा हमारा 52, पीछे मात्रक लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अब ये वाली बीच की दूरी निकालेंगे AC, तो नई लाइन से लिखना AC बराबर, सूत्र हमारा यही काम करेगा, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो देखो मैंने AC लिखा, तो A का बिंदु है 3,2 और C का है 2, 3। ये वाले मान इसमें लगाइए। x1 का मान 3, x2 का मान 2 प्लस y1 का मान 2 और y2 का मान 3। ये हो जाएगा 1 का वर्ग, यहाँ पे -1 का वर्ग, तो ये बनेगा हमारा 1 + 1, तो ये √2 मात्रक। अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, तो जो सबसे बड़ी दूरी है, देखो ये 50 है, ये 2 है और ये 52 है, तो सबसे अधिक दूरी हो तो इसको एक साइड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 52 है, तो 52 को इधर रखो ऐसे करके। अब इसके बाद जो ये वाली 2 दूरी बची हैं इनको एक साइड रखिए, इन दोनों को एक साइड रखिए, यानी एक तरफ यहाँ पे 50 लिखिए और प्लस √2। अब इन सब का वर्ग करिए इस प्रकार।
तो इस 2 से अंडर कट जाएगा तो 52 बराबर इस 2 से अंडर कट जाएगा 50, इस 2 से ये अंडर चला जाएगा 2 बचेगा। तो 52 प्लस 52 सॉरी 52 बराबर 52। जब ये 52 बराबर 52 हो गया है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु A 3,2 B -2, -3 तथा C 2, 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये वाला प्रश्न आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगर यहाँ पे ये तीनों अलग अलग निकलते, अगर देखो अगर ये तीनों बराबर निकलते तो हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाता। अगर ये तीनों बराबर निकलते तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता, ठीक है। अगर तीनों बराबर निकलते तो अगर ये तीनों बराबर यानी बीच की दूरी तीनों बराबर निकलती तो समबाहु त्रिभुज होता, और इनमें से 2 बराबर होती तो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता हमारा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 का चौथे का में लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि 5 -√3 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 -√3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है प्यारे बच्चों। जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 5 -√3 बराबर P/Q। आगे लिखना है जहां P तथा Q सह अभाज्य अभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। इस प्रकार यहाँ पे आपको लिख देना है। अब क्या करना है, ये जो हमारा P/Q है ना, P/Q उधर लाओ। देखो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, जो अंडूल वाली संख्या होती है इसको अकेला रखा जाता है। तो P/Q उधर ले आओ, √3 को उधर ले जाओ। तो 5 -P/Q और बराबर √3। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 5Q - P और बटा Q बराबर √3। तो प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न हो जाता हमारा खत्म। अब यहाँ पे हिंदी लिखी जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5Q - P बटा Q एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या है, तो अतः √3 भी एक परमेय संख्या है। तो नई लाइन से लिखना लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए 5 -√3 भी एक अपरमेय संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो चलिए भाई इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 का खास समांतर श्रेणी का मध्य पद है, यानी इसका मध्य पद ज्ञात करना, और जो इसका आंसर आपके अनसोल्ड में दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। ये पता क्या है, यहाँ पर ये 31 दिया हुआ कुल पदों की संख्या है, हमारी कुल पदों की संख्या दी है, ठीक है।
लेकिन कुल पदों की संख्या नहीं पूछी है। तो उसने ये पूछा इस समांतर श्रेणी का मध्य पद क्या है। तो मध्य पद कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य पद बराबर, मध्य पद बराबर, तो जो हमारी पहली संख्या है और प्लस अंतिम संख्या है बटा 2, यानी 6 प्लस 216 बटा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 12, 222 बटा 2, काटेंगे 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, इतना 111 निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा आंसर है अग्रवाल कैच का है, अरिहंत का है, उसमें इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखो बेटा यही प्रश्न है, प्रश्न सही है। चौथे का खा खरगोश, देखो चौथे का खा खरगोश, यहाँ पे 111 दिया हुआ, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। और अगर यहाँ से आपसे पदों की संख्या पूछे, पदों की संख्या पूछे तो कैसे निकालेंगे, यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखो ए का मान कितना है हमारा, ए का मान 6 है और डी का मान 7 निकलेगा। ये हमारा एन का मान है, अंतिम पद एन बराबर है हमारा 216। एन की जगह पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे बराबर 216। ए की जगह पे 6 लगाएंगे, 6 को उधर भेजेंगे तो एन माइनस 1 इंटू 7, तो 216 माइनस 6, तो एन माइनस 1 7, ये हो जाएगा हमारा 210। 7 एकन 7 और 7 तियाँ 21 30, तो एन माइनस 1 बराबर 30, एक को उधर भेजो तो एन बराबर 31। तो इस श्रेणी में टोटल जो पदों की संख्या वो 31 है हमारी। इस श्रेणी में जो पदों की संख्या वो कितनी है, 31 है। उसने आंसर ये वाला दिया, लेकिन हमसे पूछा मध्य पद, तो मध्य पद का आंसर इसका ये होगा। ठीक है, चलिए इधर से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। जब किसी समांतर श्रेणी का मध्य पद निकालना है तो आपको ऐसे करके निकाल देना है। अब यार चौथे का घा गढ़िए, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति वाला प्रश्न है, इसको हल करेंगे अब हम। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, तो प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का घा गढ़ी। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, तो हमें जो इसका मान ज्ञात करना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा और बटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा, इसका मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से तीसरी भुजा निकालेंगे, तो हमारा साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब 4 हो जाएगा, कर्ण हमारा 5 हो जाएगा, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा कितना 5 का वर्ग, आधार पता नहीं, प्लस 4 का वर्ग। तो ये 25 माइनस 16 बराबर आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर 9, 9 को 3 पे घात दो, घात से घात चली जाएगी, तो आधार बराबर 3 निकलेगा। और प्यारे बच्चों आपने एक सूत्र देखा होगा लाल बटे कक्का। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसमें पहले ये देखिए इसमें क्या क्या आया, tan आया है, कॉस सेक कॉट, ये आए, सब निकाल लो पहले। तो पहले tan थीटा, tan होता हमारा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है। तो जो tan होता हमारा लंब बटा आधार, तो लंब कितना, इसमें देखो लंब 4 है वो आधार ये 3 निकला है, तो यहाँ पे लिखना है 4/3। अब प्यारे बच्चों कॉट होता है, जो tan कॉट होता है tan का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा 3/4। अब इसके बाद यहाँ पे कॉस का मान निकालेंगे। कॉस थीटा है हमारा आधार बटा कर्ण, तो आधार 3 है, कर्ण 5 है इसमें, तो यहाँ पे 3/5। और सेक आधार का सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर 5/3 हो जाएगा हमारा। अब ये वाले जो मान हमने निकाले वो सब इसमें लगा दीजिए आप। चलिए समझिएगा, 4 गुणा tan थीटा का मान कितना है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 माइनस 5 गुणा कॉस का मान कितना है 3/5, तो यहाँ पे 3/5 लगा दीजिए। और बटा सेक का मान कितना है, सेक का मान है 5/3, तो यहाँ पे 5/3 प्लस 4 गुणा कॉट का मान है हमारा 3/4, तो यहाँ पे 3/4 लगा दीजिए। अब इसको थोड़ा हल करिए ध्यान से, अब देख लें कहीं गलती तो नहीं है यार, क्योंकि अनसोल्ड में गलती बहुत मिल रही है इसमें।
ठीक लिखा है। हल करो इसे। देखो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा हमारा। अब जो बचा हुआ उसका गुणा कर लीजिए। 4 चौक 16, 16/3 और -3 बचा हुआ ये वाला हमारा, ठीक। और बटा, तो यहाँ पे 5/3 और प्लस का ये वाला 3। अब इसका इसमें गुणा करिए, 16 - 9/3 और फिर बटा इसका इसमें गुणा करेंगे। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 + 3 × 9 और बटा 3। ये 3 से 3 मारा जाएगा हमारा। अब यहाँ पर बचेगा 7। 16 में से 9 जाएंगे 7 और बटा ये जुड़ जाएगा 14। 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, तो 1/2 हमारा प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, ये 4 नंबर खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 5 चलेगा, ठीक। 5 में का गा ये वाला बताने वाले हैं, दोनों बताएंगे इसको, ठीक है। चलिए पांचवें का गा का पहला, यहाँ पे लिखा हुआ है cot² थीटा -1/sin² बराबर -1, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसका लिखना LHS बराबर cot² थीटा -1/sin²। तो प्यारे बच्चों ये कॉट है ना, इस कॉट को लिखा जाएगा, इस कॉट को लिखेंगे हम cos² थीटा बटा sin² थीटा -1/sin² थीटा। अब इसके हर समान है, तो जब हर समान है तो यहाँ पे लिखना है cos² थीटा -1 और बटा sin² थीटा। अब यहाँ से माइनस कामन ले लो, ऊपर से ले लो माइनस कामन। जब ऊपर से माइनस कामन लेंगे तो यहाँ पर 1 - cos² हो जाएगा बटा sin² थीटा। और प्यारे बच्चों 1 - ये 1 - cos² sin² होता है, तो माइनस sin² बटा sin², और इससे ये मारा जाएगा तो इसका आंसर जो निकलेगा -1 निकल के आ जाएगा। तो नहीं आंसर देना, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हल हो जाता है। अब इसके बाद 5वें का दूसरा, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 5वें का दूसरा, यानी गा का दूसरा है, ठीक है। ऐसे लिखो 5वें का गा फिर इसका दूसरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + tan² थीटा, फिर लिखना हमें 1 + sin थीटा, फिर 1 - sin थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे LHS 1 + tan² थीटा, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। तो प्यारे बच्चों ये वाला सूत्र बन गया हमारा sec² का, तो इसकी जगह sec² लिख दीजिए इनटू। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 - sin² हो जाएगा ये sec²। अब देखो 1 - sin² है ना, 1 - sin² cos² होता है, इसमें एक को चेंज कर दो। तो जो sec² है हमारा sec² होता है 1/cos² थीटा इंटू cos², इससे ये कट जाएगा तो निकल के आ जाएगा 1। तो LHS और बराबर RHS, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब ये प्रश्न नंबर 5 का घाघड़ी, इसको अपने आप करिए, ठीक। माध्यक के सवाल हमने बहुत तमाम लगवा दिए हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 का। एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न लिख लें नंबर 6 का। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके बाद स्थिर जल में
नाव की चाल, नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब ये नाव धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। और एक बात प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब नाव और धारा पर आधारित प्रश्न हो तो नाव की चाल अधिक होती है और धारा की चाल कम होती है। ठीक है, ये नाव है तो ये ज़्यादा होगी चाल और ये वाली कम होगी। नाव की चाल को हमेशा आगे रखते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, जब नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + x, यहाँ पे इसके पीछे लिख लो किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये नाव, अच्छा ये नाव जब धारा की दिशा में जा रही तो कितने कै किलोमीटर जा रही है? 22 किलोमीटर। तो t1 बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 22 है और चाल हमारी 8 + x। ठीक है। अब नई लाइन से लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। जब नाव हमारी धारा के विपरीत दिशा में आएगी तो दोनों की चालें घटा देंगे। तो 8 - x और इसके पीछे लिख देना किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर चलती है तो उसको दूसरा समय लगेगा। t2 बराबर 15/8 - x। तो प्यारे बच्चों से 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, 22 किलोमीटर धारा की दिशा में और 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। तो आने जाने में जो समय लगा 5 घंटे का समय लगा। तो नई लाइन से लिखेंगे t1 + t2, t1 और प्लस t2 बराबर 5 घंटे। इनके मान लगा दीजिए। t1 का मान है 22, 8 + x और t2 का मान है 15, 8 - x बराबर 5 घंटा का समय लगा। अब इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, गुणा कराइए भाई। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 17 इतना। ठीक है। 22 8 1 तो 76 और 22 1 22, यानी 22 x बन जाएगा। प्लस 15 8 120 और प्लस 15 x। इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 64 - x² हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। तो 15 ये 22 तो माइनस का 7x। ठीक, 22 में से 15 चले जाएंगे तो माइनस का बचेगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस 6 9 29 बन गया। ठीक, 120 और 176 तो 296 बन गया हमारा। और बटा 64 - x² बराबर 5। तो इसके नीचे करो, यहाँ पर भी गुणा करो। अब इसका इसमें करो तो ये माइनस का 7x प्लस का 296 और बराबर, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 320 और माइनस 5x²। अब इन दोनों को ले आइए तो 5x² माइनस का 7x माइनस का 320 और प्लस का 296 बराबर 0। तो 5x² माइनस का 7x से घटाइए, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे रह गया हमारा 1, तो 11 और 11 में से 9 जाएगा 2, तो 24 बचा बराबर 0। और 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, तो 120 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 7 मिले। ठीक है, तो 15 8 120 हो जाएगा, 15 8 120। तो यहाँ पे लिखना है हमें 5x² माइनस 15x, 15 8 120 होता ना, 15 में से 8 घटाएंगे और प्लस का 8x और माइनस का 24 बराबर 0। तो यहाँ से 5x कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 3 बचेगा। यहाँ से प्लस का 8 कॉमन लेंगे तो x - 3 बराबर 0। तो x - 3 फिर 5x + 8 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x बराबर 3 निकल के आ जाएगा। यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको छोड़ दो, वो अमान्य हो जाएगा हमारा। नई लाइन से अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो धारा की चाल बराबर, धारा की
चाल बराबर है हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे करके। ठीक, अब इसका आंसर मैच करा दें, इसके बाद आपको पूरा प्रश्न दिखा रहे हैं। ठीक, सही निकली है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। इसको यहाँ से स्टार्ट करना। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का खा खरगोश देखिएगा। इसके बाद 6 का खा है, समान ऊंचाई के 2 खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। खंभों के बीच की दूरी स्थित तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई समझिए इसको भी। तो यहाँ पे 6 का खा, 6 का खा है हमारा, समान ऊंचाई की 2 खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी सड़क है जिसकी चौड़ाई 100 मीटर है। ठीक है, अब इन दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं। एक खंभा ये है और एक खंभा ये है। ये वाली पूरी 100 मीटर है हमारी दूरी, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक। थोड़ा प्रश्न को आगे पढ़ रहे हैं। समान ऊंचाई की 2 खंभे 2 स्तंभ 100 मीटर की चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये वाला बिंदु से स्तंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। तो इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो। तो ये वाला लिख दो 60, ये वाला लिख दो 30। तो प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी कर लो x और ये वाली दूरी हो जाएगी हमारी 100 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे a, यहाँ पर b, यहाँ पे c, यहाँ पे d, यहाँ पर p, ये h कर लो। तो हमें इस बिंदु से ये वाला खंभा कितनी दूर है और इस बिंदु से ये वाला खंभा कितनी दूर है, यानी ये वाली दूरी और ये दूरी ज्ञात करनी है और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना AB एक सड़क तथा AD कामा BC समान ऊंचाई के स्तंभ है। समान ऊंचाई के 2 स्तंभ हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये वाला ले लो। समकोण त्रिभुज P पहले लिखो, PAD में तो tan लगा दीजिए, tan 60। तो h बटा x, tan 60 का मान √3 h बटा x, इसके नीचे एक कर लो। तो h बराबर √3x। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज PBC में, समकोण त्रिभुज PBC में तो tan 60 तो h बटा 100 माइनस x। ठीक है, तो प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, tan 30 करिए यहाँ पर, tan 30। तो tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर, और h का मान ये रहा तो √3x और बटा 100 माइनस x। इस प्रकार भाई h की जगह पे ये वाला मान लगा दिया, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3x और बराबर हो जाएगा 100 माइनस x। इस x को उधर ले आएंगे तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 100। तो जब ये 4x बराबर 100 हो जाएगा तो 4 से काटेंगे तो 25 बच जाएगा हमारा। तो x बराबर 25। ठीक, और ये वाला मान समीकरण नंबर 1 बना लो इसको। ठीक, 1। तो ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, 1 में रखने पर। तो x बराबर 25 है तो यहाँ पे 25 लगा देंगे। तो h बराबर हो जाएगा 25 √3।
इस प्रकार। तो नई लाइन से लिखेंगे स्तंभों की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी h है, h का मान ये रहा हमारा 25√3 मीटर। फिर उसके बाद बिंदु P से, देखो यही तो है बिंदु P से खंभों की दूरी, तो नई लाइन से लिखना हमें बिंदु P से स्तंभों की दूरी, स्तंभों की दूरी क्या क्या, एक x है और एक 100 - x है। तो प्यारे बच्चों x का मान 25 है, तो यहाँ 25 लगाओ, यहाँ 25 लगाओ, तो 25 तो मीटर ये हो जाएगा हमारा, और 25 में से वो 100 में से 25 घटाएंगे 75 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकलेगा 25 मीटर और ये 75 मीटर। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा अब, इसका गागमला उसको देखिए। तो यहाँ पे लिख लो छठे का गागमला। एक बार प्रश्न आपको दिखा दें हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काटा गया है। तो शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों एक लकड़ी है बेलनाकार, ठीक है, इस प्रकार। अब इसके अंदर एक शंकु के रूप का गड्ढा करके निकाल लिया गया इस प्रकार, और इसको निकाल के बाहर कर दिया गया। ठीक, तो अंदर से शंकु बन गया हमारा ये। तो ऐसी आकृति में क्या होगा, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु तथा बेलन, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है। ठीक है, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो एच का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद त्रिज्या कितनी है, 6 है, तो आर का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे इसमें पूछा गया शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे एल बराबर सूत्र लगाएंगे, एल बराबर अंडरवुड एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। तो ये बनेगा जाके हमारा एच का वर्ग 10 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो ये 100 और 36 136। तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो एल बराबर लिखेंगे, एल बराबर इसको लिखेंगे 2 × 2 × 34। ये जो इसका जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर 2 √ 34। ठीक, ये हमारा एल का मान हमें मिल गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पहले तो बेलन का बग पृष्ठ, तो बेलन का बग पृष्ठ है 2πRh। फिर ये शंकु का बग पृष्ठ πRL प्लस, अब ये नीचे हमारा जो वृत्ताकार भाग है ये वाला, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब प्यारे बच्चों इन सब में से कॉमन हो जाएगा हमारा πr, कॉमन हो जाएगा। जब πr हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, πr चला गया तो यहाँ पे बचा हुआ 2h प्लस πr चला गया तो यहाँ पे l, यहाँ पे खाली r बचा हुआ है। तो पाई का मान नहीं लगाना यहाँ पर, r का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे गुणा 6 2 और गुणा h का मान 10 लगा दो, और प्लस l का मान है हमारा 2 √ 34 और r का मान 6, तो ये 6π हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 प्लस 6 और प्लस 2 √ 34, तो 6π। ये बन जाएगा हमारा 26 और प्लस 2 √ 34। तो प्यारे बच्चों इनमें से 2 कॉमन मिल जाएगा हमारा,
तो जब 2 कॉमन लेंगे 6 पाई तो पहले से है, और 2 कॉमन और लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस अंडर रूट 34 और 6 दूनी 12, 12 पाई और 13 प्लस अंडर रूट 34। तो यहाँ पे लिख देना हमें वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पूरा हल हो जाता है। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा। और प्यारे बच्चों, ये वाला जो प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है इसको कट कर दीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए 7वें का है द्विघात समीकरण दे रखा है, मूलों दोनों मूल वास्तविक और बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसकी भी टाटा फिस कर दो। प्रश्न नंबर 7वें का और इसका पहला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे मूल समान है, तो जब मूल समान होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो b का मान k का वर्ग माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3 और बराबर 0। ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8 और 8 तियां 24। तो k² माइनस का 24 बराबर 0, उसको उधर भेजिए तो k² बराबर 24 हो जाएगा। जब इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो k बराबर प्लस माइनस 24 को लिखा जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 6, तो इसका जोड़ा बन गया। तो k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। एक तो आंसर हमारा ये आ गया। अब इसके बाद दूसरा देखिएगा इसका, तो यहाँ पे 7वें का और इसका दूसरा। इसको देखिए भाई क्या करना है इसमें हमें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। तो देखो 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करो, 6 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 5 आए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 3 बराबर 0, इस प्रकार। तो यहाँ से हमें 2x कॉमन ले लो। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। एक तो उत्तर इसका ये आ गया। फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा प्रश्न हल हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न नंबर है हमारा 7वें का पहला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हमें ABE कहाँ पर है, ABE यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज और उसके बाद CFB और ये वाला त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है। ठीक, चलिए समझिएगा भाई इसको भी। तो यहाँ पे लिखेंगे 7वें का खा और इसका पहला पार्ट, इसका हम चित्र बना लें पहले। तो इसमें लिखेंगे दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज होता है तो प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाला जो हमारा समांतर चतुर्भुज है ये खाली इतना भाग है ये। ठीक, ये वाली जो आकृति है ABCD ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते, तो ये वाला कोण इसके बराबर है हमारा। अब आगे कह रहा है भुजा AD पर कोई बिंदु E, AD पर कहाँ है AD, यहाँ AD पर कोई बिंदु E है। ठीक, वो तो सब छोड़िए, तो इसमें नई लाइन से सिद्ध करना है।
त्रिभुज ए बी ई और समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये सिद्ध करना हमें, ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे उपपत्ति। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है, देखो ये वाल, पहले इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लो। त्रिभुज का नाम नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, देखो ये वाली भुजा, बेटा ये पूरी भुजा, ये वाली पूरी भुजा ना हमारी, ये पूरी भुजा इसके समांतर है, ये वाली पूरी भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए ई समांतर बी सी। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तथा बी ई एक तिर्यक रेखा है। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण देखिए, एक ये वाला कोण और ये कोण, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, एकांतर अंता कोण होंगे, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ, ठीक। और आगे लिखेंगे हम एकांतर अंताकोण, ठीक, इस प्रकार। और इसके बाद प्यारे बच्चों देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी, और आगे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी किसके आधार पे हो जाएंगे, ये ए के आधार पे समरूप हो जाएंगे। तो बस प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पूरा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।